मूवी की शुरुआत होती है एक परिवार से जो अपने बेटे बेन का जन्मदिन मनाने के लिए समुद्र के बीचों बीच आया था। यह जगह थी कैरेबियन सी और यहाँ का माहौल बिल्कुल सामान्य लग रहा था। बेन की माँ जूलियन तैरने के लिए पानी में कूद जाती है, जबकि बेन और उसके पिता टॉम मछली पकड़ने में व्यस्त थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक जूलियन को एहसास होता है कि मानो कोई बहुत बड़ी चीज उसके चारों ओर घूम रही है। वो चारों तरफ देखती है, मगर सब कुछ शांत दिखाई देता है। तभी अचानक कोई जीव उसे नीचे खींच लेती है। इसी वक्त नाव पर रखे कुछ उपकरण भी अजीब तरह से काम करने लगते हैं, लेकिन टॉम और बेन इस पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वो फिशिंग करने में लगे होते हैं। जूलियन लगातार खुद को बचाने की कोशिश करती है और टॉम को पुकारती रहती है, मगर उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। तभी उसे महसूस होता है कि समुद्र का पानी मानो पीछे की ओर खींच रहा है। कुछ देर बाद टॉम भी सब कुछ नोटिस कर लेता है और अपनी पत्नी को देख लेता है। वो बिना देर किए पानी में कूद पड़ता है, जबकि बेन नाव का इंजन चालू कर उनके पास ले आता है। टॉम पूरी ताकत लगाकर जूलियन को डूबने से बचा लेता है। इसके बाद बेन और उसकी बहन केसी मिलकर दोनों को नाव पर खींच लेते हैं। जूलियन की जान तो बच जाती है, लेकिन टॉम गुस्से में केसी को डांट देता है। वो कहता है, तुम्हें पता है ना, जब भी कोई पानी में उतरेगा तो किसी एक की नज़र उस पर होनी चाहिए। अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो जाता तो। केसी अपनी गलती के लिए बेहद शर्मिंदा थी। उसने माफी मांगी और उसके परिवार ने भी ये बात वहीं खत्म कर दी। माहौल फिर से नॉर्मल हुआ और सबने मिलकर बेन का जन्मदिन मनाना शुरू किया। इसी बीच केसी के पास उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, लेकिन कॉल के दौरान उसके पीछे शहर की तरफ एक बड़ा तूफान उठता हुआ दिखाई देता है। यह नज़ारा देखकर केसी बेचैन हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उनका परिवार इस वक्त किसी सुरक्षित जगह पर नहीं था। वो तुरंत अपने माता पिता को ये बात बताती है। इसके बाद सब मिलकर नाव की सुरक्षा की जांच करने लगते हैं। तभी उन्हें एक अजीब बात पता चलती है। ढेर सारी व्हेल और शार्क उनकी नाव के चारों ओर चक्कर लगा रही थीं। टॉम समझ गया कि ये कोई सामान्य बात नहीं थी। अक्सर ऐसा तभी होता है जब समुद्र में कोई भयानक तूफान आने वाला हो, यानी खतरे का संकेत साफ हो चुका था। मगर तूफान से पहले उन्हें इन समुद्री जीवों से भी निपटना था। तभी अचानक नाव को जबरदस्त झटका लगता है। टॉम नीचे जाकर देखता है तो पता चलता है कि नाव के तल पर एक बड़ा डेंट पड़ चुका है, मानो किसी विशाल शार्क ने टक्कर मारी हो। टॉम जब ऊपर लौटता है तो उसके शरीर पर गहरे घाव होते हैं। ये देखकर जूलियन तुरंत उसका इलाज करती है और उसके घावों पर टांके लगाती है। टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क की टक्कर से बने डेंट की वजह से नाव को आगे ले जाना अब मुश्किल था। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, किसी तरह मदद बुलाना। लेकिन समस्या यह थी कि नाव का कम्युनिकेशन सिस्टम कोई भी सिग्नल पकड़ नहीं पा रहा था। इस कठिन हालात में टॉम खाने पीने का सामान चेक करता है और पता चलता है कि बस 4 दिन तक का पीने का पानी बचा है और खाने को लगभग कुछ भी नहीं था। थोड़ी राहत इस बात से थी कि वे एक शिपिंग रूट पर थे, जहां से किसी भी वक्त कोई जहाज गुजर सकता था और शायद उन्हें कोई देख ले। इसी दौरान अचानक बाहर से एक जबरदस्त धमाका सुनाई देता है। जब सब बाहर जाकर देखते हैं तो एक विशाल उल्कापिंड उनकी नाव की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। खतरे को समझते हुए टॉम तुरंत इंजन स्टार्ट करता है ताकि नाव को रास्ते से हटा सके, लेकिन उसे मालूम था कि ऐसा करने से इंजन पर भारी असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, एक और उल्कापिंड उनकी ओर बढ़ने लगा था। अब बचने का कोई और रास्ता न पाकर सब लोग नाव के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। कुछ ही देर बाद जोरदार धमाका होता है और सब बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो हैरानी होती है कि वे सब जिंदा थे। हाँ, चोटें जरूर लगी थीं, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि नाव के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था, लेकिन फिर भी नाव में पानी नहीं जा रहा था। जब उनका परिवार नाव से बाहर निकलकर आसपास देखता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वहां का नजारा डराने वाला था। नाव अब पानी पर नहीं, बल्कि पत्थरों और पहाड़ी जैसे इलाके पर खड़ी थी। चारों ओर मछलियां बिखरी पड़ी थीं, जैसे समुद्र अचानक सूख गया हो। कल तक जहां समुद्र की लहरें थीं, अब वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे थे। टॉम तुरंत अपना कंपास निकालता है और दिशा देखने लगता है। कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि धरती की धुरी ही बदल गई है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में अदला बदली कर चुके हैं। इसी वजह से जहां पहले जमीन थी वहां पूरा समुद्र फैल गया और जहां पानी हुआ करता था वहां अब कठोर जमीन उभर आई है। ये सच्चाई सुनकर सब लोग सन्न रह जाते हैं। टॉम उन्हें एक और डरावनी बात बताता है कि इस बदलाव के बीच जो लोग जमीन पर मौजूद थे उनकी जान पक्का चली गई होगी। ये सुनकर केसी बुरी तरह घबरा जाती है और खुद को केबिन में बंद कर लेती है। दूसरी ओर जूलियन बचा खुचा खाना इकट्ठा करने लगती है ताकि अगले कुछ दिन गुजारा किया जा सके। टॉम उम्मीद का सहारा ढूंढने के लिए जन्मदिन के गुब्बारे आसमान में छोड़ता है।
ताकि अगर कहीं कोई और जीवित इंसान हो तो उन्हें ये संकेत दिखाई दे। इसके बाद वह रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है। उसे पूरा यकीन था कि कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक रेडियो से रिस्पॉन्स मिल जाता है। रेडियो से मिला जवाब दरअसल एक कैप्टन ने दिया। उसने टॉम को बताया कि वो भी इस समय इस बदलाव का शिकार हुआ है, लेकिन उसकी सबमरीन पूरी तरह सुरक्षित है। कैप्टन कहता है कि पृथ्वी के पोल्स में जो बदलाव आया है वो हमेशा नहीं रहेगा। तकरीबन 1 हफ्ते बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन उस समय समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी। इसीलिए कैप्टन टॉम को सलाह देता है कि वह अपनी फैमिली को किसी ऊंची जगह ले जाए जहां सभी के बचने की संभावना ज्यादा होगी। यह सुनते ही जूलियन तुरंत बच्चों के साथ पैकिंग करने लगती है। टॉम कैप्टन से कहता है कि सबमरीन के अंदर रहना सबसे सुरक्षित है। वह उससे विनती करता है कि क्या उसके दोनों बच्चों को वह अपने साथ रख सकता है। पहले कैप्टन मना कर देता है, क्योंकि उसकी सबमरीन में पहले ही एक साथी की मौत हो चुकी थी और वहां सिर्फ 2 लोगों की जगह बची थी। लेकिन टॉम की जिद और गुहार के बाद कैप्टन आखिरकार मान जाता है और उसके बच्चों को रख लेने के लिए तैयार हो जाता है। टॉम अंदाजा लगाता है कि सबमरीन की लोकेशन तक पहुंचने में लगभग 2 दिन लगेंगे, यानी समुद्र के लौटने से पहले उनके पास वक्त था कि बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचा सकें। यही सोचकर अगली सुबह सभी लोग अपने सफर पर निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी टॉम की नजर दूर एक अजनबी पर पड़ती है। वो शख्स अपने कुत्ते के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था। पास आने पर दिखा कि वह बुरी तरह घायल था। इंसानियत के नाते टॉम उसकी मदद करता है और उसे पानी पिलाता है। मगर हैरानी की बात यह हुई कि पानी पीने के बाद उस अजनबी ने टॉम पर ही हमला कर दिया। उसके हाथ में एक चाकू था और उसने बेरहमी से वार कर दिया। दूर खड़ी जूलियन ये सब अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन वो आदमी एक ही झटके में टॉम की जान ले लेता है। अपने पति को तो जूलियन बचा नहीं पाई, लेकिन उसने तुरंत हिम्मत जुटाई। वह तेजी से नाव के अंदर चली गई और दोनों बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें केबिन में बंद कर दिया। इसके बाद उसने केसी के हाथ में एक फ्लेयर गन थमा दी और समझाया, इसे सिर्फ तब चलाना जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। लेकिन तभी वह अजनबी आदमी नाव तक पहुंच जाता है। उससे बचने के लिए जूलियन बाथरूम के अंदर छिप जाती है और वहीं बैठकर अपने जख्मों का इलाज करने लगती है। उधर वह किलर नाव पर इधर उधर तलाश करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसे खाना दिखता है वह टूट पड़ता है। उसके खाने के तरीके से साफ था कि वह कई दिनों से भूखा था। खाना खत्म करने के बाद वह उस दिशा में जाता है जहां से आवाजें आ रही थीं। मगर जब वह केबिन तक पहुंचता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि केबिन पूरा खाली था। असल में जूलियन नाव में बने बड़े छेद से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उस किलर के कुत्ते ने उसे देख लिया। मजबूरी में जूलियन को अपनी जान बचाने के लिए उस कुत्ते को मारना पड़ा और फिर वह नाव के नीचे छिप गई। किलर भले ही उसे देख नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसने अपने डॉग को मरा देखा, उसे अंदाजा हो गया कि जूलियन बाहर है। वह गुस्से में नाव से नीचे कूद पड़ा ताकि जूलियन को पकड़ सके। मगर इतने में जूलियन ने चालाकी दिखाई। वह तेजी से ऊपर चढ़ी और एक टूटा हुआ शीशा से रास्ता बनाकर फिर से नाव के ऊपर चढ़ गई। लेकिन ज्यादा देर तक जूलियन छुपी नहीं रह पाई। थोड़ी ही देर में वह आदमी उसे पकड़ लेता है। किलर उसके बालों को खींचकर उसे बेरहमी से पीटता है और उसका गला दबाने लगता है। जूलियन अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ने की कोशिश करती है। उसी दौरान केबिन में छिपी कैसी यह सब देख रही होती है। उसे लगता है फ्लेयर गन चलाने का यह सबसे अच्छा मौका है। वह तुरंत फ्लेयर गन चला देती है। गोली सीधे आदमी को तो चोट नहीं पहुंचाती, लेकिन इसके वजह से जहाज में आग लग जाती है। इस अफरा तफरी के बीच जूलियन अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए नाव से बाहर निकलने की कोशिश करती है। मगर बाहर निकलते वक्त किलर एक बार फिर उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलियन हिम्मत नहीं हारती। वह उसे जोरदार लात मारकर पीछे गिरा देती है। आखिरकार जूलियन बच्चों के साथ नाव से बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर आकर उन्हें सबसे बड़ा सदमा लगता है। केसी और बेन अपने पिता की लाश को देखकर फूट फूट कर रो पड़ते हैं। वहीं जूलियन भी अपने पति के शव से लिपटकर रोने लगती है। लेकिन तभी जूलियन की नजर उस तरफ जाती है। वह देखती है कि किलर उनकी जलती हुई नाव से बाहर निकल आया है। जूलियन तुरंत अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से भागना शुरू कर देती है। लंबे समय तक भागते भागते तीनों बेहद थक जाते हैं और एक पहाड़ी के पीछे बैठकर थोड़ा आराम करने लगते हैं। बेन वहीं बैठा रो रहा होता है। कैसी उसे समझाने की कोशिश करती है और साफ पानी पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बेन पानी पीने से भी मना कर देता है। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि अचानक जूलियन देखती है वह किलर अब भी उनका पीछा कर रहा है। अब तीनों के पास कोई और रास्ता नहीं था। वे फिर से दौड़ना शुरू कर देते हैं। थकावट से उनका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन हर बार जब वे पीछे मुड़कर देखते तो किलर वहीं खड़ा नजर आता है। लगातार भागते भागते आखिरकार वे एक खतरनाक जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ जहरीला पानी फैला हुआ था। यहाँ से गुजरना बेहद रिस्की था, लेकिन जूलियन के पास और कोई चारा नहीं था।
उसने बच्चों को आदेश दिया कि उन्हें हर हाल में यही रास्ता पार करना होगा। यहाँ से गुजरते वक्त उनकी हालत और भी खराब हो गई। जूलियन को एहसास हुआ कि बेन पूरी तरह डिहाइड्रेटेड हो चुका है। उनके पास पानी की बस आखिरी कुछ बूंदें थीं जो जूलियन ने बेन को पिला दी, लेकिन ये उसके लिए काफ़ी नहीं था। अब कैसी पूरी तरह टूट चुकी थी। वह अपनी माँ और भाई से कहती है, अब हम बच नहीं सकते, बेहतर है कि मौत को मान ले। लेकिन जूलियन गुस्से में उसे डांट देती है, चुप रहो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, मुझे यकीन है मैं तुम्हें बचा लूंगी। माँ के कहने पर कैसी और बेन फिर से उसके साथ चल पड़ती हैं। और तभी आगे उन्हें अचानक एक हवाई जहाज नजर आता है। जो प्लेन शायद कई साल पहले क्रैश होकर समंदर में गिरा था, अब इन तीनों के लिए छिपने की जगह बन गया। जूलियन, कैसी और बेन अंदर जाते हैं। यहीं बैठकर जूलियन अपनी फैमिली की वो आखिरी फोटो देखती है जो पिछली रात उन्होंने खींची थी। उस फोटो को देखते ही तीनों की आंखों में टॉम की यादें ताज़ा हो जाती हैं। रात गहराने लगी थी। कैसी और बेन थकान से सो चुके थे, लेकिन जूलियन की आंखों में नींद नहीं थी। बेचैनी में वह बाहर निकलती है और तभी उसे एहसास होता है कि अंधेरे में भी वह किलर अब तक उनका पीछा कर रहा है। और जैसे ही किलर पास आता है, जूलियन अचानक उस पर हमला कर देती है। वह लगातार चाकू से वार करती है। वह इतने हमले करती है कि इस बार उसकी जान ले लेती हैं। और अब किलर का डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। थकी हुई जूलियन पहली बार चैन की नींद सो पाती है। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो किलर की लाश बहुत बुरी हालत में पड़ी थी। यह देखकर तीनों को समझ आ गया कि यह सुनसान जमीन भी उतनी ही खतरनाक है जितना समंदर था। अब उनका अगला लक्ष्य था किसी तरह उस जगह तक पहुंचना जहां कैप्टन की सबमरीन इंतजार कर रही थी। जूलियन मैप देखकर आगे का रास्ता तय कर रही थी। तभी बेन की प्यास हद से ज्यादा बढ़ गई। वह दौड़कर पास बने तालाब से पानी पीने लगा। जूलियन ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि यह पानी जहरीला है। जूलियन को मजबूरी में उसका सिर पकड़कर पानी से बाहर खींचना पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहरीला पानी पीने की वजह से बेन बीमार पड़ चुका था। बेन की हालत देखकर जूलियन और कैसी वहीं पास में एक छोटा सा शेल्टर बनाते हैं ताकि कम से कम उसे थोड़ा आराम मिल सके। उसी रात जूलियन को अचानक कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह बाहर जाकर देखती है तो सामने से अनगिनत केकड़े उनकी तरफ बढ़ रहे थे। खतरा देखकर तीनों ने वहां से भागना शुरू किया। भागते भागते दूर उन्हें एक बहुत बड़ी कार्गो शिप नजर आई। उसमें ढेर सारे कंटेनर रखे थे और हैरानी की बात यह थी कि उन कंटेनरों में कई लोग छिपे हुए थे। जैसे ही उन लोगों ने जूलियन और उसके बच्चों को देखा, वे तुरंत अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। जूलियन उनके पास जाकर दरवाजा खटखटाती है और रोकर उनसे अंदर आने की गुहार लगाती है। और पीछे से केकड़ों की भीषण भीड़ लगातार पास आती जा रही थी। अब बचने के लिए जूलियन और उसके दोनों बच्चों ने मजबूरी में उस कंटेनर के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ते वक्त एक केकड़े ने जूलियन को काट भी लिया, लेकिन उसने किसी तरह उसे हटाया और ऊपर चढ़ गई। उसके बाद केसी ने अपनी माँ का जख्म देखकर तुरंत अपना स्कार्फ फाड़ा और घाव पर बांध दिया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने से वो वहीं बेहोश हो गई। इसी दौरान उन्होंने देखा कि वो केकड़े धीरे धीरे उस कंटेनर को काटते हुए अंदर घुस गए और फिर वहां छिपे लोगों पर हमला कर दिया। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए हथियारों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन केकड़ों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे टिक ही नहीं पाए। फिर सुबह होते ही जूलियन को होश आया। उसने सबसे पहले अपने बच्चों को ढूंढा, लेकिन वे दोनों वहां नहीं थे। घबराकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन तभी दूर से उसे कैसी और बेन लौटे हुए दिखाई देते हैं। दरअसल वे दोनों खाना और हथियार तलाशने बाहर गए थे। उन्हें जिंदा देखकर जूलियन की जान में जान आई। अब जूलियन अपने जख्म का इलाज करती है जिसे केकड़े ने काटा था। वहीं बेन अपने जुटाए हुए हथियारों को ठीक कर रहा था। इसी बीच जूलियन ने एक बार फिर कैप्टन से संपर्क किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज बेहद दर्द भरी थी। उसने बताया कि उस पर भी समुद्री जीवों ने हमला किया है और अब वो बुरी तरह घायल है। फिर उसने एक और बड़ी बात बताई, समंदर का पानी वापस लौटने वाला है और इसी वजह से ये सभी समुद्री जीव फिर से जमीन की तरफ आ रहे हैं। अब समस्या ये थी कि अब जूलियन और उसके परिवार को यह भी नहीं पता था कि सबमरीन किस दिशा में है। सारी भाग दौड़ में उनका नक्शा कहीं गिर चुका था। तब कैप्टन ने आसमान में फ्लेयर चलाया। बेन ने भी उसे देख लिया। तीनों ने पूरी ताकत लगाकर सबमरीन की तरफ बढ़ना शुरू किया। तभी उनके सामने एक जहरीला इलाका पड़ा जो टॉक्सिक वेस्ट से भरा था, जिससे होकर जाना मौत को बुलाने जैसा था। इसके बाद अचानक वहां भूस्खलन होने लगा। जूलियन सबसे पीछे थी और देखते ही देखते उसके सामने एक विशाल पत्थर गिरा जिसने उसका रास्ता बंद कर दिया। अब वो वहीं फंस गई थी। केसी अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जूलियन ने उसे कसम दी, तुम्हें हर हाल में अपने भाई को बचाना होगा। आंखों में आंसू लिए कैसी बेन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। आखिरकार दोनों किसी तरह सबमरीन तक पहुंचे, लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा अंदर कोई भी नहीं था। घबराकर वे दोनों जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं,
लेकिन तभी पीछे से बुरी हालत में कैप्टन आता है। उसने हाँफते हुए कहा, अब मेरे बचने का चांस बहुत कम है, जिससे अब सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं। ये सुनकर कैसी तुरंत पीछे की ओर भागी। उधर जूलियन पर फिर से केकड़ों का सैलाब टूट पड़ा था। वो अपनी गन से उन्हें रोकने लगी, लेकिन जल्द ही उसकी सारी गोलियां खत्म हो गईं। जैसे ही एक विशाल केकड़ा उस पर हमला करने आया, कैसी ने ऊपर से अपना हाथ बढ़ाया। जूलियन ने पूरी ताकत से हाथ पकड़ा और आखिरकार कैसी की मदद से वह वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। अब तीनों बिना वक्त गंवाए तेजी से सबमरीन की ओर भागते हैं। पीछे पीछे वो डरावने केकड़े अब भी उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वे सबमरीन में अंदर पहुंचे और दरवाजा बंद किया, अचानक सामने से एक विशाल लहर दिखाई दी। वो लहर इतनी ताकतवर थी कि सीधे सबमरीन से आकर टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सब बेहोश हो गए। जब जूलियन को होश आया तो उसने पाया सबमरीन अब गहरे पानी में नहीं थी, बल्कि वो लहर उसे बहाकर एक तबाह शहर तक ले आई थी। इसे देखकर हमें साफ समझ आता है कि जमीन से इंसानों का सफाया हो चुका था और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का अंत होता है।